मैथमेटिक्स का ये पहला क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति साथ नंबर्स। इनका हम रिवीजन करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में बहुत सारे संख्याओं के प्रकार आपने पढ़े होंगे, उसी को संक्षिप्त में इस अध्याय में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या को। इसके बारे में आप 6वीं कक्षा में भी कुछ पढ़े हैं। प्राकृत संख्या गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको हम n से दर्शाते हैं। इसका मतलब है n का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर 1 से बड़ी सभी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, आप आगे जितना भी चाहें बढ़ा दें, ये होती है प्राकृत संख्या। अब सेकंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है देखते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी जो प्राकृत संख्या जिसको हम जानते हैं गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 से लेकर जितने भी संख्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सिर्फ शून्य को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं W = 0 1 2 3 4 5, यानी इससे बढ़े और कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, पर ये स्टार्ट होगा शून्य से। अब दोनों में अंतर स्पष्ट है। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या है 1 से शुरू होता है। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या है 0, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। संख्याओं के तीसरे प्रकार पूर्णांक संख्या, इसको देखते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे I या Z से दर्शाते हैं। तो स्पष्ट है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से थोड़ा सा अलग पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती है। अर्थात शून्य और धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर देने से ये पूर्णांक संख्या बन जाता है। इसको हम I से दर्शाते हैं। भिन्न क्या होते हैं, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जैसे P/Q के रूप में दर्शाते हैं तो इसको हम भिन्न कहते हैं। जहाँ ऊपर की संख्या अंश कहलाता है और नीचे की संख्या हर। अब इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है, इस Q का मान जो है ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में शून्य का वैल्यू आ जाने से वो भिन्न नहीं होता है। इसके बाद भिन्न के भी बहुत सारे प्रकार हैं जिसके बारे में आपने जाना होगा, जैसे उचित भिन्न, विषम भिन्न, और मिश्र भिन्न, साथ ही एक और भिन्न के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, वो है तुल्य भिन्न। तो एकदम संक्षिप्त में देखते हैं ये सभी चीज़ें क्या है। उचित भिन्न क्या होता है, जब किसी भिन्न का हर जो है वो अंश से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/5, तो ये हर जो है वो बड़ा है, तो ये उचित भिन्न। इसी तरह से विषम भिन्न, जस्ट इससे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी हर जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे मैं इसी को उल्टा लिख दूँ 5/3, तो ये जो हर है ये छोटा है, इसलिए ये विषम भिन्न। और मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न में कोई भी एक पूर्णांक संख्या और भिन्न दोनों एक साथ जब लिखे जाते हैं तब उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 सही 3/5, ये एक मिश्र भिन्न है जिसमें 4 पूर्णांक है और 3/5 भिन्न है, तो ये दोनों मिलकर मिश्र भिन्न। मिश्र का मतलब मिला हुआ, दोनों मिला हुआ, इसलिए मिश्र भिन्न। कोई भी संख्या ऐसा आप लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ये सभी मिश्र भिन्न है। तुल्य भिन्न, तो तुल्य भिन्न जब किसी एक ही भिन्न को दूसरा भिन्न भी दर्शाता है। जैसे ये 1/2 है और यहाँ पर 2/4 है, तो ये दोनों एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1/2 में ऊपर और नीचे यदि 2 का गुणा कर दें तो 2 × 2
और 2 दूनी 4, या इसी में 3 का गुणा कर दें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये तुल्य भिन्न है जिसमें हम ऊपर और नीचे समान संख्या का गुणा करके या भाग करके तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से ये भिन्न और भिन्नों के कुछ प्रकार जिसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति बड़ा है, छोटा या बराबर लिखकर कीजिए। यानी 3 सिंबल निशान हैं, बड़ा है का, बराबर का और छोटा है का। इन तीनों में से कोई भी एक निशान आपको लगाना है जो आपको सही लगे। तो ये पूर्णांक संख्या है पूरे, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं आपको दिख रही हैं। इनको अगर आप थोड़े से ध्यान से गुणा करें, क्योंकि पूरे में गुणा ही है, तो दोनों साइड जो खाली स्थान है उसके दोनों साइड की संख्या को देखना है कि कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, या कौन सा, या दोनों बराबर होगा। पहला जैसे संख्या है, इसमें ऋण 2 गुणित 9, तो ऋण 2 और 9 का गुणा करेंगे तो ये आएगा ऋण 18। 9 दूनी 18 और ऋण है तो ऋण। उसी तरह से राइट साइड देखें तो एक ऋण 3 है और एक 9 है, तो जाहिर सी बात है 9 तिया आता है 27 और ये ऋण, तो ये ऋण 18 और ये ऋण 27, संख्या दोनों अलग अलग है। अब ये देखना है बराबर तो नहीं है, श्योर है, लेकिन ये छोटा है या ये छोटा है। तो आप देखें कि ऋण 8 जो है संख्या रेखा में, आप देखें तो संख्या रेखा में हमेशा जो राइट साइड जो संख्या होगी वो होगी बड़ी, और यहाँ संख्या रेखा में देखें तो ये शून्य के बाद इधर आता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये इधर जाते जाता है। यानी जाहिर सी बात जो 27 है ये इस साइड आएगा, जबकि ऋण 18 इधर आएगा, इसलिए बड़ी कौन सी होगी, ऋण 18। तो याद रखें ऋण 2 गुणित 9 यानी कि ऋण 18 ये है बड़ी, तो यहाँ पर बड़ी है का चिन्ह लगा दीजिए। इसी तरह से देखें दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है क्या, 3 गुणित ऋण 5, 3 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 2। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 और ऋण चिन्ह है तो ऋण 15, गुणित ऋण 2 है तो 15 और 2 का गुणा करेंगे तो 30 और ऋण ऋण बन जाएगा धन। इसी तरह से यहाँ पर देखें राइट साइड, तो 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 और ऋण सिर्फ 1 में है तो ऋण और धन का गुणा होगा ऋण। तो इस तरह से इधर आएगा धन 30, इधर आएगा ऋण 30 और धन 30 ऋण 30 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी आएगा बड़ा है का चिन्ह। तीसरा सवाल देखें, 4 गुणित 9, तो 4 निया 36 और राइट साइड देखें तो ऋण 2 गुणित 9, तो 9 और 2 का गुणा तो 18 और ऋण 18, क्योंकि ऋण 2 लिखा हुआ है वहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर अब ऋण 2 का गुणा होगा ऋण 2 से, ऋण 18 का गुणा होगा ऋण 2 से, फिर से 18 दूनी हो जाएगा 36 और ऋण ऋण बन जाएगा धन, यानी ये दोनों बराबर हुए, तो यहाँ पर बराबर का निशान। चौथा सवाल देखें तो 2 ऋण 6 गुणित 0, तो इसमें कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, इसमें 0 का गुणा हुआ है, यानी इसमें पूरे संख्याओं का गुणा 0 हो जाएगा, जबकि राइट साइड 4 और 3 का गुणा होगा और वहाँ पर ऋणात्मक संख्या आएगी। ठीक, ऋणात्मक संख्या आएगा, याद रखें 4 और 3 का गुणा करें तो 12 और वो आएगा ऋण 12, और ऋण 12 संख्या रेखा के लेफ्ट साइड होगा, इसलिए ऋण 12 से 0 जो है ये बड़ा है, तो इस तरह से यहाँ पर बड़ा है का निशान। पांचवा प्रश्न देखें तो ऋण 5 गुणित ऋण 6 गुणित 2, तो ऋण 5 और ऋण 6 का गुणा करेंगे तो ये आएगा क्या, धन 30, 5 और 6 का गुणा 30 और ऋण ऋण धन, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा गुणित 2, यानी ये 60। राइट साइड देखिए वहीं पर, तो ये ऋण 2 गुणित 5, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्या आएगा 10 और ऋण 10, फिर यहाँ पर है गुणा ऋण 8, यानी ऋण 8 का गुणा करने से ये ऋण ऋण धन बन जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे 8 से तो 80, 8 दाम 80। तो इस तरह से इधर था 60 और ये है
80, तो इस तरह से बड़ी कौन सी संख्या हुई 80 और ये हुई छोटी, तो यहाँ पर छोटी का निशान। समझ आया बच्चों? तो ये पहला प्रश्न खाली स्थान ये पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें लगभग 5 या 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4। गुणा करना अभी मैंने बताया है, खाली स्थान में भी गुणा कर करके देख रहे थे। अब इसमें खाली स्थान नहीं भरना है, पूरा गुणा करने का प्रोसेस करना है। तो मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको, बाकी आप हल करेंगे। देखते हैं ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4। तो पहले दो संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ऋण 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, और ऋण और धन का गुणा होता है हमेशा ऋण, याद रखें। अब दूसरी संख्या को उतार दीजिए 4। अब फिर से यहाँ पर 40 का 4 के साथ गुणा होगा तो 4 चौक 16 और एक शून्य है तो शून्य डाल दीजिए। ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण, मैंने अभी बताया। तो इस तरह से ये आपका आंसर। तो बहुत इजी सवाल है, आपको इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट बस गुणा करने हैं। और पूर्णांक संख्या के जो नियम कायदे हैं, चिन्ह परिपाटी आप सभी को पता होगा, उसका आपको प्रयोग करना है और बस उसके माध्यम से आप हल करें, गुणा करें। चलिए तीसरा प्रश्न है भागफल ज्ञात कीजिए। अब भाग करना भी आपको आता ही है, बस यहाँ पर पूर्णांक संख्या है इसलिए थोड़ा सा चिन्हों के संबंध में थोड़ी सी आपको समस्या सामने आए, लेकिन आपको पहले ही पता है चिन्हों की परिपाटी से कि भाग करने समय यदि भागफल जो प्रश्न है वो और जिससे भाग करना वो, यदि दोनों चिन्ह सेम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो धनात्मक ही आएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऋण है तो आंसर ऋणात्मक में आएगा। बस इतना ही आप ध्यान रखें और उसके बाद आप भाग करके देखें। तो ऋण 80 को 16 से भाग देना है, तो 16 से भाग दे दीजिए पहले, तो सीधे 80 को, सीधे सिर्फ 80 को भाग दीजिए। 16 से 80 को भाग दें तो 16 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में जाएगा, 16 पंचे 80, तो सीधे 5 बार में आया। 16 पंचे 80, ये कट गया, आंसर आया 5। और मैंने बताया है कि दोनों में से कोई भी एक ऋण है तो आंसर भी आपका ऋण होगा, तो ये आया ऋण 5 आंसर। बस इतना सा काम है बच्चों। चौथे प्रश्न में देखिए, यहाँ भी पहले प्रश्न के समान रिक्त स्थान है और इसमें भी बड़ा है, बराबर या छोटा है का चिन्ह लगाना है। इसमें एक सीधी लाइन बनी हुई है, एक कथन है एक तरह से। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा तीनों में से कि ये जो लाइन है, ये कथन है वो सही हो। मतलब वही है कि जो चीज़ सूट करता है वो चिन्ह हमको डालना है, बड़ा है का, बराबर का या फिर छोटा है का। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर शुरुआती 2 प्रश्न मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये जोड़ना वाला है, गुणा वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गुणा करना, भाग करना आपको पहले ही आपने प्रैक्टिस कर लिया है। तो देखते हैं सीधे जोड़ने वाले में, घटाने वाले में, इसमें कैसे आप हल करेंगे, कैसे चिन्ह आएगा। पहला सवाल देखें तो ऋण 3 धन ऋण 4, तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ें आपको चिन्ह के साथ आना चाहिए और यह पहले के कक्षाओं में प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर भी देखते हैं, ऋण 3 और ऋण 4 को जोड़ रहे हैं। तो जब दो संख्याएं जुड़ रही है, ठीक, और चिन्ह भी दोनों का सेम है, तो वो संख्याएं आसानी से जुड़ जाएगा। 3 और 4 जोड़ेगा 7, और चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण ही आएगा। इसी तरह से राइट साइड देखें तो ऋण 4 और ऋण 3, इनके बीच में घटाने का चिन्ह दिया हुआ है, यानी ये ऋण 4 और ये ऋण 3 के बाहर है ऋण 3। इस ऋण का जब अंदर गुणा होगा तो ये ऋण 4 और ये ऋण ऋण बन जाएगा धन 3। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं बच्चे। जब ये बीच में ऋण है और ये अंदर में भी ऋण है, जब ये ऋण का जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये ऋण और ऋण बन जाएगा धन, और इसलिए ऋण 4 और धन 3 का आंसर आएगा, जो कि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसलिए अब घट जाएगा, जोड़ेगा नहीं, घट जाएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर आंसर था ऋण 7, जबकि यहाँ पर है ऋण 1। तो इस तरह से आंसर जो है आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ऋण 7 क्या है, वो
छोटा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया संख्या रेखा के ये लेफ्ट साइड आएगा ऋण 7, तो ये ऋण 7 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर छोटा है का निशान लगा दें। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में यहाँ पर ऋण 5, ये ऋण 7 और बीच में फिर से ऋण। इसी तरह से इधर ऋण 7, ऋण 5, बीच में ऋण, संख्याओं को आगे पीछे पलट दिया। अब आगे पीछे पलटने से आंसर क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये ऋण 5 और ये ऋण और ऋण 7 अंदर में है, ऋण 7 जिसका अंदर में गुणा होगा तो ऋण 5 और ये बन जाएगा धन 7। इससे अब एक ऋणात्मक संख्या हो गया और एक धनात्मक संख्या, इसलिए ये क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2, और चिन्ह हमेशा किसका आता है जब घटता है, तो बड़ी संख्या का। तो 7 बड़ी है और 7 धनात्मक है, इसलिए 2 धनात्मक आएगा। देखें इस साइड ये ऋण 7 और ये ऋण बीच में है, ये ऋण 5, तो इस ऋण का अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा ऋण 7 और ऋण ऋण धन 5। ऋण का अंदर गुणा हुआ तो धन हो गया। अब एक देखें, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, इसलिए ये भी घटेगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2। अब देखें चिन्ह किसका आएगा, तो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सा है, 7, और 7 क्या है, ऋणात्मक, इसलिए ये आएगा ऋण 2। ये धन 2 है, ये ऋण 2, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर निशान लगा दीजिए, बड़ा है का। ठीक है। 5वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप में लिखिए। तो इससे पूर्व आप पूर्णांक संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, अभी भिन्न दिया हुआ है, 2 भिन्न दिए हैं, उसके बीच में गुणा का चिन्ह है। ऐसे कुछ और सवाल है जिसमें कहीं पर गुणा कहीं पर भाग दिया हुआ है, इसको आपको हल करना है और सबसे छोटा सरलतम रूप में ला कर लिखना है। तो गुणा करने के लिए सीधा सा तरीका है, आपको ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा करना है, नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो 1 गुणित 6 यानी ऊपर के जो अंश है उनको आपस में गुणा कर दीजिए, नीचे 2 गुणित 7 यानी जो हर है उनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये 1 और 6 का गुणा करने से 6 एकम 6, 2 और 7 का गुणा करने से 7 दूने 14। अब सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखने का तात्पर्य यह है कि ये अगर भिन्न के अंश और हर में कोई चीज़ें कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको आप हटा सकते हैं, यानी छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो ये 6 और 14 में देखें, ये 2 से काटा जा सकता है। 2 से काटें तो 6 को काटेंगे तो 2 तिया 6 और 14 को काटेंगे तो ये 7। तो ये 3 और 7 शेष बचता है, जिसको हम और छोटे रूप में नहीं बांट सकते। तो ये 3 और ये 7, 3/7, ये भिन्न जो है सरलतम रूप में आया और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये एक संख्या हुआ, एक सवाल हुआ जिसमें गुणा था। एक मैं और सवाल ऐसे ही भाग वाला बता देता हूँ जिसको आप कैसे हल करेंगे। तो चौथा नंबर का जो सवाल है आपका 2/3 और भाग का निशान है 8/5। तो ये गुणा वाला सवाल था, इसको आपने हल कर लिया। अब भाग वाला सवाल जो है उसको आप कैसे हल करेंगे, तो उसको में और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक लाइन अतिरिक्त होता है। वो क्या कि आपको भाग करना आना जरूरी नहीं है, आपको भाग को गुणा में बदलना है बस। तो गुणा में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2/3 के बाद ये भाग का चिन्ह को अगर हम गुणा में बदलें तो ये जो चिन्ह के बाद वाली संख्या है इसका हंस और हर आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो ये जो हर है 5 वो ऊपर अंश में चले जाएगा और ऊपर अंश जो है 8 वो नीचे हर में आ जाएगा। बस इतना ही काम आपको आना चाहिए। भाग को गुणा में बदलने के लिए इनका स्थान बदल देते हैं। अब फिर से काम सेम, ऊपर का ऊपर गुणा करें तो 2 गुणित 5, नीचे का नीचे गुणा करें तो 3 गुणित 8। आगे देखें आंसर, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, नीचे 3 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24। यहाँ पर फिर से यदि कुछ उभयनिष्ठ निकल सकता है तो निकाल दें। जैसे इसको अगर हम 2 से काट दें तो ये होता है 2 पंचे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 5 और 12 इसको और छोटे रूप में नहीं काटा जा सकता, तो ये 5/12 ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये 5वां प्रश्न, इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं जिसको आपको बनाने का प्रैक्टिस करना है। 6वां प्रश्न से इबारती प्रश्न है
छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, मैं आठवां प्रश्न हल करके बता रहा हूँ ताकि उसकी सहायता से आप नौवां प्रश्न भी हल कर लें, क्योंकि पूरे प्रश्न को हल करके यहाँ से दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, कुछ काम आप लोग के लिए भी शेष रहना चाहिए। इसको पढ़ें पहले एक बार अच्छे से, जिसमें कह रहा है प्रभात 500 रुपये लेकर बाज़ार गया। उसने कुल रुपयों के 1/4 रुपयों की किताबें खरीदी तथा कुल रुपयों के 1/5 रुपयों की मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो प्रश्न अच्छे से समझेंगे तो बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले चीज़, प्रभात के पास कुल कितने रुपए थे? 500 रुपये। अब वो बाज़ार से दो चीज़ें लेकर आया, एक किताबें जो है कुल रुपयों की 1/4 रुपये, और है दूसरी मिठाई जो है कुल रुपयों की 1/5 रुपये। तो वो एक्चुअल में वैल्यू कितना होगा वो आप निकाल लीजिए। तो देखते हैं हल। यहाँ पर आपको 500 रुपये उसके पास था वो तो पता है, लेकिन मिठाइयों का मूल्य और किताबों का मूल्य। तो सबसे पहले किताबों का मूल्य, क्या दिया है? कुल मूल्य का 1/4 रुपये, यानी एक्चुअल में क्या होता है वो 1/4 भाग। तो ये हो जाएगा कुल मूल्य 500 गुणित 1/4, जिसको हल करें तो क्या हो जाएगा? 500 गुणित 1/4, 4 से आप भाग दें इसको, क्योंकि नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 4 से गुणा कर दिए, भाग कर दें तो कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4 और 1 शेष बचा, ये 10, तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 10, फिर से 2 शेष बचा 0, तो ये 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये 125, ये 125 रुपये आंसर। उसी तरह से क्या दिया हुआ है? मिठाई। तो यहाँ पर निकालिए मिठाइयों का मूल्य, क्या दिया हुआ है? 500 का 1/5 भाग, यानी 500 गुणित 1/5। तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो 5 से आप हल कर सकते हैं, तो सीधे 5 एकम 5 और 2 शून्य, यानी 100 रुपये। तो इस तरह से प्रभात ने कुल खर्च किए 125 धन 100 बराबर 225 रुपये। ठीक, तो शेषफल कितना बचा उसको हमको कुल रुपए से घटा देना है, इसलिए उसके पास रुपए बचे, तो ये हो जाएगा 500 ऋण 225। 500 से 225 को घटा दें तो ये इतना आंसर आ जाएगा। 500 से 225 घटाएंगे तो 10 में 5 घटाए 5, फिर से 9 में 2 घटाए 7, और फिर 4 में 2 घटाए तो 275 रुपये। अतः सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए। अतः प्रभात के पास कुल 275 रुपये शेष बचे। ठीक है बच्चों, प्रश्न को समझना जरूरी है। यदि आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं तो आंसर निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ देखें, कुल मूल्य का 1/4 रुपये, इसका मतलब है कुल मूल्य से 1/4 का आपको गुणा करना है। उसी तरह से कुल मूल्य का 1/5 रुपये, इसका मतलब है कुल मूल्य में 1/5 का गुणा करना है। तो इस कथन को बस आप समझें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप इजीली हल करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये 8वां प्रश्न मैंने बता दिया है। इसी तरह से आप 9वां प्रश्न भी हल कर लेंगे और इसके साथ ही प्रश्नावली 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं।
जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उसको प्रैक्टिस करिए और उसकी सहायता से बाकी बचे हुए प्रश्न भी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबको बाय।